हेलो एवरीवन, वेलकम टू XY एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है और इसका जो कैपिटल मार्केट है इसको हम एक डिफरेंट वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है। इसके अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि XY एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मनी मार्केट होता क्या है। देखो, मनी मार्केट को समझने से पहले हमें एक बार छोटा सा डिफरेंस समझना होगा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है। देखो, अगर हम मनी मार्केट की बात करें ना तो ये होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। और कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर आप कह सकते हैं बोरोइंग्स और लैंडिंग, ठीक है। क्योंकि एक बंदा बोरो करेगा और एक बंदा क्या करेगा, लैंड करेगा। यानी बोरो यानी लेने वाला और लैंडिंग यानी देने वाला, ठीक है। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो इसमें एक चीज को क्लियरली आप समझना कि मनी मार्केट के अंदर कोई भी लेमैन इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कोई भी जैसे हमारे जैसा कोई भी कॉमन मैन इन्वॉल्व नहीं होता। मनी मार्केट में जो भी लेन देन होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में ही होता है। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें जो लेन देन होता है वो एक इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व होता है और कॉमन मैन भी इन्वॉल्व होता है। अगर मैं बात करूं कि शेयर्स की, ठीक है, तो जो आप शेयर में पैसा लगाते हो वो किस में इन्वॉल्व होता है, वो शेयर एक पार्ट है किसका, कैपिटल मार्केट का, ठीक है। अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं तो ये जो है इसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम ही होगी, लेस देन 1 ईयर। हमेशा इसकी जो मैच्योरिटी है कैपिटल मार्केट की ये हमेशा 1 साल से ज्यादा होगी, ठीक है। अभी हम इसमें बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं। इसके बाद मनी मार्केट को डिटेल में समझेंगे कि मनी मार्केट होता क्या है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स लिमिटेड हैं। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये ही पैसे का लेन देन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है, अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन मैन इसके अंदर पैसा लगा सकता है। शेयर तो कोई भी खरीद सकता है ना, तो इसके नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है, अनलिमिटेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा, क्योंकि जो मनी मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो कैपिटल मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। कहीं पे भी शेयर का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो उसकी रेगुलेटरी हमेशा सेबी के पास है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर या तो बड़ी बड़ी एंटिटीज या बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व है। इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके दिमाग में आएगा कि मान लीजिए आपने यहां पे देखा कि जो कैपिटल मार्केट है, ठीक है, कैपिटल मार्केट में हमने ये सीखा कि जो इसकी मैच्योरिटी है वो हमेशा मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि जो शेयर्स हैं, ठीक है, जो शेयर्स हैं वो तो मान लीजिए आज मान लीजिए आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, ठीक है। आज आपने शेयर खरीदा और कल आप इस शेयर को बेच भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें तो मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर कहां से आई। लेकिन एक चीज आप ये समझिए कि रिलायंस ने मान लीजिए एक शेयर इशू किया, ठीक है, और आपका नाम है ए, आपने इस शेयर को खरीदा। आपने इस शेयर को मान लीजिए 100 रुपए का खरीदा और कल आपने ये शेयर 102 रुपए का बी को बेच दिया। फिर बी ने मान लीजिए 95 रुपीज का सी को बेच दिया और सी ने मान लीजिए 110 रुपीज का डी को बेच दिया। लेकिन इसके अंदर जो रिलायंस को आपने 100 रुपए दिए थे वो तो आज भी रिलायंस के पास ही है। तो जो ये चेहरे बदल रहे हैं, यानी मान लीजिए ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, यानी डी किसी और पर्सन को बेचेगा, लेकिन वापिस तो कोई रिलायंस को नहीं बेच रहा ना। तो जो शेयर है ना, शेयर की कोई मैच्योरिटी नहीं होती, यानी शेयर जो है उसकी कभी मैच्योरिटी आती ही नहीं है। यानी जो कंपनी ने शेयर इशू किया है वो मार्केट में जब तक कंपनी है तब तक वो मैच्योर नहीं होगा, ठीक है। जब तक कंपनी चल रही है तब तक शेयर मैच्योर नहीं होता, वो बस सिर्फ आप दूसरे बंदे को बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है और यहाँ पे इसकी जो मैच्योरिटी है वो मोर देन 1 ईयर है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में, ठीक है। अब मनी मार्केट को डिटेल में यहां से स्टार्ट करते हैं समझना। देखो, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक पार्ट ये है, ठीक है, उसके बाद एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि मनी मार्केट यानी कि मैच्योरिटी हमेशा लेस देन 1 ईयर रहेगी, ठीक है, लेस देन 1 ईयर रहेगी। और दूसरी चीज क्या रहेगी, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े इंडिविजुअल या फिर बड़े बड़े कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज, यही लोग जब एक दूसरे के साथ पैसे का लेन देन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है। अब जो ये पहला पार्ट है इसके अंदर क्या क्या है, रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
एक ये किसके बीच में लेन देन है? जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, उस केस में जो रेट लगता है वो होता है रेपो रेट, बैंक रेट या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किसी भी एक, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद एक एक पॉइंट को आगे स्लाइड्स में समझेंगे, ठीक है। तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी दूसरे बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, तब हम जो है ये वाले रेट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब भी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है मनी मार्केट के अंडर, ये वो वाले पॉइंट्स है, ठीक है। अगला क्या है, इसमें क्या है, जब भी किसी एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जो है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में यूज होते हैं, ठीक है। मनी मार्केट का ही ये पार्ट है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। ये कब यूज होते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी? जब मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की रिक्वायरमेंट है पंजाब नेशनल बैंक से, ठीक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की रिक्वायरमेंट है लेट्स से कि आईसीआईसीआई बैंक से, तो ऐसे केस में जो रेट लगता है वो लगता है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। ये भी मनी मार्केट का ही पार्ट है। अब देखो, जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें सारी की सारी एंटिटीज कैसी है, बड़ी बड़ी। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बड़ा, यहाँ पे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत थी, इस केस में हमने एनालिसिस किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक से, तो इस केस में भी दोनों बड़ी बड़ी एंटिटीज है। अब इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या है, अब मान लीजिए कि बैंक ने पहले तो आरबीआई से लोन लिया, सेकंड केस में एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन लिया, अभी भी बैंक को और पैसे की रिक्वायरमेंट है। इस केस में क्या करता है, एक बैंक अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से पैसा लेगा, ठीक है, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करना, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल पेपर क्या है, मान लीजिए अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट को या बड़े बड़े बिजनेसमैन को दूसरी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट या बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसे की रिक्वायरमेंट है, तब वो क्या इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है बैंक जब उसको दूसरे कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन से लोन लेना होता है, ठीक है। इसमें कमर्शियल पेपर में क्या होता है, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट से लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। अब मान लीजिए कि ठीक है, ये तो हो गया अभी तक बैंक या कॉर्पोरेट का लेन देन। अब मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो उस केस में हम क्या क्या एनालाइज करेंगे, WMA, वे एंड मीन एडवांसेस, ट्रेजरी बिल और CMB, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रेपो रेट, बैंक रेट और MSF क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को एनालाइज करेंगे। बाकी ये जो सारी की सारी चीजें एक इसके अंदर आती हैं, मनी मार्केट के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले रेपो रेट की अगर हम बात करें तो हमने पहले ये 3 पॉइंट्स देखे कि जब भी किसी एक बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उस केस में हम क्या एनालाइज करेंगे, रेपो रेट, बैंक रेट और MSF। अब रेपो रेट क्या है, जब बैंक बोरो करता है आरबीआई से, बट इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 90 डेज का, ठीक है। जब भी एक नॉर्मल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करेगा मनी मार्केट के अंदर, ये किसका पार्ट है, मनी मार्केट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो बड़े बड़ी एंटिटीज लेन देन कर रही हैं, तो किसका पार्ट है, मनी मार्केट का। अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता या फिर मान लीजिए वो बैंक शेयर इशू करता मार्केट के अंदर, तो ये किसका पार्ट हो जाता, कैपिटल मार्केट का, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में नॉर्मल पर्सन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन मनी मार्केट में सिर्फ बड़ी बड़ी एंटिटीज ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब यहां पे ठीक है, रेपो रेट हो गया। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट सेम एज इट इज रेपो रेट की तरह है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी एक नॉर्मल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, बैंक रेट है, वही रेपो रेट है। लेकिन रेपो रेट में जो टेन्योर है वो मैक्सिमम 90 डेज का है, बैंक रेट का टेन्योर 90 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का है, ठीक है। अब उसके बाद MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये होती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक नॉर्मल बैंक बोरो करता है सिर्फ 1 डे के लिए, या फिर 1 डे कहो या फिर ओवरनाइट बेसिस कहो, तो इस रेट को क्या बोलते हैं हम, MSF। अब ये जो रेट होते हैं ये हर बार मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंज होते हैं, लेकिन 2-2 महीने के लिए फिक्स रहते हैं, ठीक है। आप रेपो रेट को नेट पे सर्च कर लेना, बैंक रेट को भी सर्च कर लेना और MSF को भी सर्च कर लेना, एक टेन्योर के लिए ये रेट फिक्स रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रेट इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो उस टाइम हो सकता है रेट चेंज हो चुके हो, तो आप जब भी वीडियो देखो उस टाइम के हिसाब से रेपो रेट, बैंक रेट और MSF को नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एनालिसिस करते हैं हम अगला, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। अब ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी है, इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए अब एक बैंक को, ठीक है, आरबीआई से पैसे की, उसने आरबीआई से पैसा ले लिया पीछे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, MSF और बैंक रेट में। अब मान लीजिए एक बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा, तो अब वो किसके पास जाएगा, दूसरे बैंक के पास जाएगा, ठीक है। लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की रिक्वायरमेंट है, अब वो आरबीआई से ऑलरेडी ले चुका है, पीछे हमने देखा
अब उसको और पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के पास, लेट से, ठीक है। तो जब पंजाब नेशनल बैंक के पास वो जाएगा तो पीएनबी से वो पैसे लेगा, पीएनबी एसबीआई को पैसे दे देगा। वो रेट क्या चार्ज करेगा, तो वो रेट चार्ज करेगा कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ठीक है। अब कॉल मनी क्या होता है, जब मान लीजिए सपोज करो कि एसबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक को बोला कि मुझे आप 100 करोड़ रुपए दे दीजिए एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए अगर 100 करोड़ रुपए उसने दिए तो वो क्या चार्ज करेगा, कॉल मनी। इसको क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एसबीआई ने बोला कि मुझे 13 दिन के लिए चाहिए, तो 2 days to 14 days जब रेट लगता है तो उसको हम बोलते हैं नोटिस मनी। और अगर मान लीजिए 15 दिन से 1 साल का अगर टाइम पीरियड के लिए वो लोन मांग रहा है तो उसको हम बोलेंगे टर्म मनी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पीछे हमने रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ को देखा तो वो रेट फिक्स रहते थे, लेकिन कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के रेट्स फिक्स नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, क्योंकि देखो अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में आप देखोगे ना तो ये रेट डिपेंड करते हैं माइबोर के ऊपर। माइबोर और लाइबोर की एक डिफरेंट वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट के अंदर जो ये रेट है ये डिपेंड करते हैं फिम्डा के ऊपर, ठीक है। तो ये रेट फिक्स नहीं रहते, ये रेट जो है फिक्स नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं। तो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के जो रेट हैं ये वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कि एक बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब वो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले चुका है, ऑलरेडी वो दूसरे बैंक से पैसा ले चुका है, अब स्टिल उसको और पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में वो अप्रोच करेगा कॉर्पोरेट्स को या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो जब कोई भी एक बैंक जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट से पैसा लेता है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से पैसा लेता है तो उस केस में क्या इशू करता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले इसके एक बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब से इशू हो रहा है। ये 1989 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था और यहां पे कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसको इशू कर सकता है, लेकिन आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, पीछे पहले केस में हमने देखा था कि बैंक आरबीआई से पैसे लेता है, फिर बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा था, अभी बैंक को और पैसे की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट है तो बैंक जो है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेना चाह रहा है, तो उस केस में वो क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक मिनट, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, या तो वो 1 लाख रुपए का या फिर 1 लाख के मल्टीपल में ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है, ठीक है। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी इसकी कम से कम 7 डेज की और मैक्सिमम 1 ईयर की। और एक और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए बैंक तो इशू कर ही सकता है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी इशू कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इशू कर रहे हैं तो उसकी मैच्योरिटी मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 इयर्स रहती है, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करा मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, और इशू करा लेट्स से कि टीसीएस को, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इसने इशू किया, ठीक है। अब टीसीएस को क्या करेगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बना के दे देगा और टीसीएस अपने पास ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिख लेगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो एसबीआई बना के देगा वो अपने पास रख लेगी और इसके बदले मान लीजिए एसबीआई को 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट थी तो वो टीसीएस 100 करोड़ रुपीस एसबीआई को दे देगा, ठीक है। तो इस केस में जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो एक तरह से प्रोमिसरी नोट ही है। अब ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट जो है वो एक तरह से प्रॉमिस नोट होता है, यानी उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिख के देगा, आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एडमिट करता है कि 100 करोड़ रुपीस आज हमने इस डेट को दिए हैं, इस डेट को लिए हैं और हम इसको जो है 6 मंथ्स के बाद टीसीएस को वापस दे देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉमिस नोट है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना प्रोमिसरी नोट जो है उसका सेक्शन क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। ये कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब यहां से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, यहां से 100 करोड़ रुपीस उठा लिए तो एक तरह से इसको प्रोमिसरी नोट ही बोला जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को हम प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं। अब यहां पे इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो हमेशा इशू किया जाता है ऑन डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने 100 रुपीस आज बैंक में रखे, ठीक है, तो और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आपको 1 साल के लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आपको 1 साल बाद 105 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपीस इन्वेस्ट करने थे, तो इस केस में आपको 105 नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी आपको ये बोला जाएगा कि आप 95 डालिए, 5% के हिसाब से आपको 100 रुपीस मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। तो ये होता है
कि डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। उसके बाद लोन अगेंस्ट सीडी अलाउड नहीं है। मान लीजिए टीसीएस को एसबीआई ने जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर दिया, अब मान लीजिए 6 महीने के लिए, लेकिन टीसीएस को 3 महीने के बाद ही पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो टीसीएस इसको दूसरे बैंक के पास एज अ कोलेट्रल रख के इसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये था कि इसके अगेंस्ट लोन परमिट नहीं है। एक मिनट, अब कमर्शियल पेपर क्या होता है? देखो, कमर्शियल पेपर एक तरह से, अगर मान लीजिए आप बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को दूसरी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से पैसा चाहिए, ठीक है, मान लीजिए टीसीएस को पैसा चाहिए रिलायंस से, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इसको कमर्शियल पेपर बोलेंगे। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन 1990 में हुआ था। मैच्योरिटी 7 days to 1 year है। इशू जो अमाउंट है वो मिनिमम 5 लाख है और इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख होती है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? टीसीएस को पैसा, मान लीजिए कि टीसीएस है, ठीक है, टीसीएस जो है एक कमर्शियल बैंक को हायर करेगी। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है, एक कमर्शियल बैंक एज अ ब्रोकर काम करेगा। इस केस में कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि टीसीएस को यहां पे इस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो जो है जो कमर्शियल बैंक मान लीजिए कोई भी है यहाँ पे, इस केस में आईसीआईसीआई बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक एज अ ब्रोकर काम करेगा और जो कमर्शियल पेपर इशू कर देगा रिलायंस को। रिलायंस क्या करेगी? इस केस में जो पैसा है वो आईसीआईसीआई बैंक को देगी और आईसीआईसीआई बैंक पैसा टीसीएस को दे देगा। बस जो यहाँ पे कमर्शियल बैंक का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि वो एज अ ब्रोकर काम करता है, वो इस केस में अपना ब्रोकरेज काट के टीसीएस को पैसा दे देगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सेम था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह, बस इसमें क्या है, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी दूसरी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से जब पैसा मांगती है तो उस केस में कमर्शियल पेपर इश्यू होता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स में सबसे पहले क्या है? डब्ल्यूएमए, वे एंड मीन एडवांसेस। इसमें जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती है तो उस केस में मैक्सिमम जो है 90 डेज के लिए ले सकती है, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएमए। फिर सेकंड होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से पैसा लेती है, इस केस में मिनिमम 25,000 रुपए और फिर मल्टीपल ऑफ 25,000 में ही ट्रेजरी बिल इशू करे जा सकते हैं। मैच्योरिटी 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए होती है। तीसरा आता है सीएमबी यानी कैश मैनेजमेंट बिल। ये भी सेम होता है ट्रेजरी बिल की तरह, बस इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है लेस देन 91 डेज की तरह। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस मनी मार्केट का। तो आई होप कि आपको सब कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।